गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभिव्यक्ति और माध्यम से एक आपका ये पाठ भी है, नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक क्या होता है? प्ले जिसको कहते हैं, प्लेज होते हैं ना नाटक। तो नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाटक तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पालन से अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। ऐसा मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर जी का कहना है। तो लगातार ये प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है, लिटरेचर में ही आता है ये भी। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब कविता अलग है, कहानी अलग है, उपन्यास अलग है और नाटक बिल्कुल अलग है। तो स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जैसे किसी को नाम दे दिया जाता है ना कोई, तो वो उसको नाम की संज्ञा दे दी। तो दृश्य काव्य माने जिसको हम देख सकें, उसी को तो नाटक कहते हैं। जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है और वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। मतलब जब नाटक तैयार किया जाता है तो लिखा जाता है पहले, उसके बाद उसको दृश्यता के मतलब दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, मतलब जो और विधाएं, कविता है, कविता लिख दी, पढ़ ली सबने, कहानी है, कहानी लिख दी, पढ़ ली सबने, उपन्यास है, लिख दिया, पढ़ लिया सबने। नाटक को लिखना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है, तो अलग नहीं हो गया। तो वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, जब नाटक हमारे सामने खेला जाता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। उसकी समाप्ति ही तब होती है जब हमारे सामने मंच पर दिखाया जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए लिखा जाता है। उसको पढ़ते हैं सब, फिर सुनते हैं, फिर देखते हैं, तब जाके उसकी मतलब संपूर्णता आती है उसमें। तो नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को याद रखना होता है। क्या? वह है समय का बंधन। अगर नाटक ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा? ऊब जाएंगे दर्शक, पसंद नहीं करेगा कोई। नाटक छोटा हो और बढ़िया हो, तो समय का ये बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना पड़ता है। चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, उसकी समय सीमा होती है। तो नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यत काल से उठाए, तो इन दोनों स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, क्योंकि सामने हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए उसको वर्तमान काल में करना पड़ता है, प्रेजेंट में करना पड़ता है उसे। और यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। जो मंच पर दिखाए जाते हैं, स्टेज पर दिखाए जाते हैं, उनको सबको वर्तमान में ही घटित होता है सब। ठीक है? तो यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। तो जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को, चाहे वो ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिकल हो या पुरानी हो हमारी घटना, तो कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर उसका पाठ किया जा सकता है। पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने एक बार फिर घटित होना होता है। तो समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं मतलब कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय के बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक के साथ
ऐसा संभव नहीं है। जैसे धारावाहिक आते हैं टीवी पर, सीरियल जिसको कहते हैं, सीरियल आते हैं ना, लोग देखते हैं, तो क्या करते हैं वो, जब वो एक धारावाहिक उनका ख़त्म हो जाता है, उसकी समय सीमा है, वो ख़त्म हुआ, फिर अगले दिन जब दिखाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लोगों ने नहीं भी देखा हुआ है तो वो उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं, अच्छा कल ये हुआ था, हो सकता है धारावाहिक छूट गया हो। तो इस तरह से होता है। तो एक नाटककार को ये भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है। अगर आप किसी कैरेक्टर को दिखा रहे हैं तो पूरा दिखाना पड़ता है उसको, तभी तो समझ आएगा नाटक। इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे समय को ध्यान में रखकर बांटने की ज़रूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे ये साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है, शब्द तो सभी में है। साहित्य की ही 2 विधाओं, जैसे कविता है, नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। कविता में भी शब्दों को देखा जाता है, नाटक में भी शब्दों को देखा जाता है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है, एक अलग पहचान बनाता है अपनी। तो हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। तो यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। कविता इससे आगे है, इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। उसमें बिंब का बहुत इस्तेमाल होता है कविता में। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, वर्णन तो उसमें भी होता है, कहानी में भी होता है, उपन्यास में भी होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि एक सफल जो कवि है वो सफल नाटककार तभी हो सकता है। ऊपर के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि नाटककार के लिए जरूरी है वो अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, बहुत छोटा लिखे, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो, मतलब क्रिएटिव ज़्यादा दिखाई दे, हो सामने आपको दिखाई दे कि क्या हो रहा है। तो उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो, कैसे आप उसको सीन क्रिएट करेंगे, और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। और ये भी कहा गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से ज़्यादा ध्वनित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। नाटक का एकमात्र एक मौन, अंधकार और ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। तो एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है, मतलब नाटक को स्टेज पर दिखाया जाना है। इसलिए कथ्य का होना मतलब कथन जो उसके हैं, जो डायलॉग्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। तो पहले तो घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए, सीरियल भी बनाना पड़ता है कि वे शून्य से शिखर की ओर विकास की दिशा में आगे बढ़ें। ये कला नाटककार को अवश्य आनी चाहिए कि वो किसके बाद किस दृश्य को दिखाएगा, है ना। तो एक सीक्वेंस हो जाता है उसमें। तो नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है संवाद, उसके डायलॉग्स। दूसरी किसी विधा के लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। रोमांच पैदा होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब आपको उत्सुकता हो रही है,
जानने की, इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर पाठ दर्शकों में ये उत्सुकता आ जाए तो इसका मतलब नाटक बहुत बढ़िया है। ठीक है।